आज हम लोग बात करेंगे भारत के एक महान शख्सियत भीमराव रामजी अंबेडकर के बारे में। इनको संविधान निर्माता या संविधान के जनक या जननी के रूप में भी जाना जाता है। इनके साथ बहुज्ञ मतलब कि बहुत सारे विषयों के जानकार, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक ऐसे जो टैग हैं इनके साथ लगा है। ठीक, जैसा कि बहुज्ञ लिखा है, बहुज्ञ का मतलब होता है कि ऐसा शख्स जो बहुत सारे विषयों का ज्ञाता हो। यहाँ पे विधिवेत्ता का मतलब ये कानून के जानकार थे, अर्थशास्त्री मतलब अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान था इनको, राजनीतिज्ञ मतलब पॉलिटिकल साइंस और इसके साथ में समाज सुधारक भी थे। तो ऐसी शख्सियत जो कि मल्टी टैलेंटेड हो, पॉलीमॉथ हो, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे संक्षिप्त परिचय से। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रांत ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो कि आज की डेट में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी, मात्र 65 ईयर्स की उम्र में। समाधि स्थल की बात करें तो चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। जन्म का नाम भीवा, भीम और भीमराव था। अगर हम लोग इनके नामकरण की बात किया जाए तो 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल जो कि इनके पिताजी थे, इन्होंने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवा रामजी अम्बडवेकर दर्ज कराया था। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे अम्बडवेकर, ठीक है। एक्चुअली क्या था कि महाराष्ट्र का जो सतारा वाला एरिया वह कोंकण क्षेत्र में आता था और उस समय एक रिवाज था कि लोग अपने गांव का नाम, अपने क्षेत्र का नाम जो है अपने नाम के साथ जोड़ा करते थे। तो भीमराव अंबेडकर जो हैं वो अम्बेडवे जो गांव था वह उनके गांव का नाम था। लेकिन एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्ण केशव अंबेडकर जो कि भीमराव अंबेडकर को काफ़ी जो है वो चाहते थे, स्नेह रखते थे, उन्होंने अपना जो सरनेम है अम्बेडवेकर, ठीक, वो अपना जो नाम है अंबेडकर, ठीक, उसको जो है अम्बेडवेकर के जगह लगा दिया। ठीक, और तब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भीमराव रामजी अंबेडकर कहलाने लगे। ठीक है, तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा, अम्बेडवे जो है उनका गांव का नाम था। ठीक, तो पहले शुरू में उनके पिताजी रामजी सकपाल जब सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में उनका नाम लिखवाते हैं तो लिखवाया क्या नाम था, भीवा रामजी अम्बेडवेकर। लेकिन उनके गुरु कृष्णा केशव अंबेडकर ने अपना सरनेम दे दिया और अम्बेडवेकर को हटाकर अंबेडकर जो है वो रखा। अब हम आगे बात करेंगे उनकी माध्यमिक शिक्षा के बारे में। तो 1897 में अंबेडकर का पूरा जो परिवार है वो मुंबई चला आता है और वहीं पे एल्फिंस्टन रोड पे एक स्कूल होता है, वहाँ पे उनकी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। अब हम बात करेंगे बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक अध्ययन की कहानी के बारे में। तो 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अगले ही वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश किया था। ध्यान दीजिए, 1907 में वो मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए थे, लेकिन 1906 में ही उनका विवाह रमाबाई के साथ हो गया था। किसके साथ? रमाबाई के साथ। ठीक, तो 1906 की अगर बात किया जाए तो इस समय भीमराव अंबेडकर की जो उम्र होगी वो कितने वर्ष के होंगे? ये मात्र 15 साल के थे। ठीक, 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश ले लिया था और इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से यह पहले व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और एल्फिंस्टन कॉलेज में उसने अपना एडमिशन लिया हो। तो इस लेवल तक पहुंचने वाले व्यक्तियों में अपने समुदाय से वो पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स में और राजनीतिक विज्ञान में बीए की जो डिग्री है वो प्राप्त कर ली थी। ठीक है, तो आर्ट में, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली थी। कब? 1912 में। और 1912 का मतलब कि अभी इनकी उम्र मात्र 21 साल है। अब हम बात करेंगे आगे की पढ़ाई के बारे में। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर मतलब कि पीजी की पढ़ाई, पोस्ट ग्रेजुएशन के अध्ययन के लिए जाते हैं। तो 1913 में, तो 1913 में अंबेडकर की जो उम्र होगी कितने साल? 22 वर्ष के हो चुके थे और वो यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाते हैं, जहां उन्हें सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय जो कि बड़ौदा के गायकवाड़ शासक थे, उनके द्वारा एक योजना चलाई जा रही थी और
उस योजना के तहत जो है वो फेलोशिप दी जाती थी, जिससे कि लोग जो है वह कोलंबिया विश्वविद्यालय या विदेशों में जाकर अध्ययन कर सकते थे। तो इसी फेलोशिप के तहत जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय में जो स्नातकोत्तर शिक्षा का जो अवसर है वो इनको मिलता है, और 3 वर्ष के लिए जो है फेलोशिप दी जाती है, और फेलोशिप होती है $11.5 प्रति माह, जो कि उस समय 25 रुपये, ध्यान दीजिएगा 25 रुपये पर मंथ के बराबर था। ठीक है, तो $11.5 प्रति माह जो है बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति भीमराव अंबेडकर को मिलती है, और 1913 में 22 वर्ष की उम्र में वो यूएसए चले जाते हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीजी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर की शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं। 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर मतलब कि एमए परीक्षा पास की, और जिसमें अर्थशास्त्र उनका जो है वह प्रमुख विषय था। तो अर्थशास्त्र के साथ में उन्होंने समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र जिसको फिलॉसफी बोला जाता है, मानव विज्ञान मतलब कि एंथ्रोपोलॉजी, तो जो इकोनॉमिक्स था उनका तो मेन सब्जेक्ट था, इसके अलावा जो है सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी अन्य सब्जेक्ट इनके पढ़ाई लिखाई में थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य एंशिएंट इंडियन कॉमर्स विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत किया। जब वो पीजी कर रहे थे तभी उनका जो रिसर्च का टॉपिक था क्या था, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स मतलब प्राचीन भारतीय वाणिज्य। 1916 में उन्होंने अपना दूसरा शोध कार्य प्रारंभ किया था, और इसका नाम था भारत का राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब कि नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। तो इसके लिए जो है उनको जो है दूसरी आर्ट में जो है पीजी की डिग्री प्रदान की गई। 1916 में अपने तीसरे शोध कार्य ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास मतलब इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक, तो ये उनका कार्य था कहाँ, ये यूएसए में रहते हुए। इसके बाद यूएसए से मतलब यूएसए में 2 साल रहने के बाद जो है वो निकल आते हैं लंदन। ठीक, और वहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर मतलब कि पीजी का फिर से जो है स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए, और वहाँ उन्होंने ग्रेज इन में बैरिस्टर कोर्स मतलब कि विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया, और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया। ठीक, और उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट की थीसिस पर काम शुरू किया था। ये 1916 की बात है, और याद कीजिए 1916 का टाइम पीरियड यह वह टाइम पीरियड है जब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो चल रहा था। देखिए जून 1917 में उनको जो है लंदन से वापस अपने देश आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो छात्रवृत्ति थी वो केवल 3 साल की थी, उसका जो टाइम पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको जो है झेलनी पड़ रही थी। तो जून 1917 में विवश होकर उन्होंने अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर, ठीक है, अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत लौट आए, क्योंकि बड़ौदा राज्य में उनकी जो छात्रवृत्ति थी वो समाप्त हो गई थी। अब भारत लौटने के बाद जो है फिर 1921 में फिर वो जाते हैं। ठीक है, तो 1921 में विज्ञान में स्नातकोत्तर मतलब एमएससी प्राप्त की, जिसके लिए उन्होंने प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिश भारत में शाही अर्थव्यवस्था का प्रांतीय विकेंद्रीकरण खोज ग्रंथ प्रस्तुत किया था। फिर 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस उपाधि प्राप्त की थी, और उनकी थीसिस द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान पर थी। तो ये सारी जो है वो लंदन में कोर्सेज वो कंप्लीट करते हैं। अब लंदन में जब अध्ययन उनका पूरा हो जाता है तो फिर वो भारत लौटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन लंदन का अध्ययन पूर्ण कर भारत वापस लौटते हुए भीमराव अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है वो इंडिया नहीं आते हैं, फिर से वो 3 महीने के लिए जर्मनी में रुकते हैं, और वहाँ पे उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में किया था। ठीक है, तो जो बॉन विश्वविद्यालय है जर्मनी का, वहाँ पे 3 महीने और रुककर इकोनॉमिक्स की स्टडी की थी। ठीक है, उनकी तीसरी और चौथी डॉक्टरेट्स जो है एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय 1952 में कंप्लीट होती है, डीलिट उस्मानिया विश्वविद्यालय 1953 में जो है वो कंप्लीट होता है, और इन उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। तो ये जो ब्यौरा था उनके जो है शिक्षा से संबंधित था। अब हम जो है बात करेंगे उनका जो सामाजिक जो गतिविधियाँ रहीं उनके बारे में। ठीक है, तो अंबेडकर जी का कहना था कि छुआछूत जो है वो गुलामी से भी बदतर है। इस वजह से जब वह
यूएस में थे या लंदन में थे, तो उस समय का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो भारत में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है चलाया जा रहा था। लेकिन जब उनसे इन विषयों पे बात किया जाता था, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में, तो उनका जो रवैया होता था वो न्यूट्रल होता था, ठीक है। वो एक ही बात कहा करते थे कि मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ और मेरा काम है पढ़ना, ठीक। तो उनके मनोभाव में यही था कि जो छुआछूत जो उन्होंने अपने बचपन से झेला था वह उनको गुलामी से भी बदतर लगता था। तो उनको समस्या जो है उस समय की अगर बात किया जाए तो भारत का गुलाम रहना जो है वो बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। वहाँ पे जो बुराइयाँ थीं छुआछूत की, ठीक, वो सबसे बड़ी बुराई उनको लगती थी। अब हम बात करते हैं कि 1918 में मुंबई में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीति के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। जैसा कि मैंने बताया कि 1917 में क्या वो उनकी जो फेलोशिप थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो इस वजह से वो भारत आ चुके थे और यहाँ पे वो सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने थे। लेकिन यहाँ पे भी जो है उनको जो है भेदभाव का सामना करना पड़ता था और यह चीज़ उनको काफ़ी आहत करती थी। एक्चुअली छात्रों के साथ वो जो है मेल भाव या व्यवहार बनाने में तो सफल रहे, लेकिन जो अन्य प्रोफेसर थे, उनके जो साथी थे, उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर भी विरोध करते थे, ठीक। तो उनको जो है इस तरह का छुआछूत या भेदभाव जो है वो देखने को मिलता था और यह चीज़ जो है उनको परेशान करती थी। अब 1920 में अगर बात करें तो बम्बई से उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत की और इसके साथ दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं भी निकाली। आगे हम लोग बात करें सन 1925, ठीक। 1925 में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। ध्यान दीजिए, जैसे कि हम जानते हैं कि 1927 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है, ठीक। और साइमन कमीशन का जो है पुरजोर भारत में विरोध होता है और उसका कारण ये होता है कि साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे, जो 6 मेंबर वाली जो कमेटी थी, उसमें सारे जो सदस्य थे वो यूरोपीय थे। ध्यान दीजिए, उस समय इस कमीशन के साथ काम करने के लिए जिस शख्स को चुना गया था वो आम्बेडकर थे, भीमराव आम्बेडकर थे, ठीक है। ये कितनी बड़ी बात है। तो जो अंग्रेज़ थे या ये कहा जाए जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इनकी जो है महत्ता को समझती थी। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियों को जलाया और इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तो 25 दिसंबर 1927 को जो है वो मनुस्मृति का जो है पुरजोर वो विरोध करते हैं। मनुस्मृति में जो बातें कही गई थी उनको जो है बहुत ही पीड़ा देती थी, तो इस वजह से मनुस्मृति को वो पसंद नहीं करते थे। तो 25 दिसंबर 1927 को हजारों लोगों के साथ जो है मनुस्मृति को की जो भी कॉपियाँ थे उनको जलाया। तो 25 दिसंबर को जो अम्बेडकरवादी हैं और हिंदू दलित हैं उनको जो है मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्या? मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में। अब अगले पॉलिटिकल सिनेरियो की बात किया जाए तो पूना पैक्ट की बात करते हैं। तो दलितों के अधिकार के लिए, ठीक है, अम्बेडकर जो है वो पूना पैक्ट जो है वो साइन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देश में बढ़ते दबाव को देखकर अम्बेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे येरवाड़ा जेल पहुंचते और यहां गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हो, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। अम्बेडकर का कहना ये था कि जिस तरीके से 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की, 1919 में सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई, उसी तरीके से जो दलित हैं उनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जो है पृथक निर्वाचन के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। जो कम्युनल अवार्ड था उसमें जो है जो डोनाल्ड रैमसे थे, ठीक है, उन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी जिसमें दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। तो कम्युनल अवार्ड के तहत जो है 78 जो है रिजर्व सीटें जो हैं वो दलित समाज के लिए थी। जब पूना पैक्ट हुआ तो इसमें ये जो 78 सीटें थी उनकी संख्या बढ़ाकर 148 कर दी और इसी पे जो है भीमराव अंबेडकर सहमत हो जाते हैं और पूना पैक्ट को साइन करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि गांधी जी है आमरण अनशन पे थे और एक
मोरल प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा था अंबेडकर के ऊपर। इस वजह से अंबेडकर ने पूना पैक्ट वो समझौते पर साइन किया, और ये साइन करने के बाद उन्होंने एक धिक्कार टाइप का समझौता जो है वो इस चीज़ को घोषित किया था, और ये भी कहा था कि गांधी के द्वारा इस तरह का जो भूख हड़ताल की जा रही है, आमरण अनशन जो किया जा रहा है, वो पूरी तरीके से नाटक है। ठीक, तो एक्चुअली दोनों लोगों में जो है वो वैचारिक मतभेद थे, आइडियोलॉजिकल जो है वो डिफरेंसेस थे। ठीक, गांधी अपने जगह पे सही थे, अंबेडकर जो है अपने जगह पे सही थे। अब आगे बात करते हैं 29 अगस्त 1947 की बात करते हैं। तो 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका जो है चेयरमैन बनाया जाता है भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को। ठीक, और एक चीज़ ध्यान रखना है कि 1946 में वह जो है मुंबई से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। ठीक, फिर मुस्लिम लीग का साथ मिलता है बंगाल में, और वहाँ से वो चुन के आते हैं और फिर संविधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व मिलता है। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे और उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अगर बात किया जाए उस समय के संविधान सभा की, तो संविधान सभा में जितने भी लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा अगर पढ़े लिखे कोई अगर थे तो भीमराव अंबेडकर ही थे। भीमराव अंबेडकर का अगर पूछा जाए कि आर्टिकल 370 के बारे में उनका क्या विचार था, तो वह आर्टिकल 370 का उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनका दिया गया स्टेटमेंट है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो अंबेडकर ने कश्मीरी नेता जो शेख अब्दुल्ला थे, ठीक, उनको स्पष्ट रूप से क्लियर बात कही थी कि आप चाहते हैं कि भारत को आपकी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उसे आपके क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करना चाहिए, उसे आपको अनाज की पूर्ति करनी चाहिए और कश्मीर को भारत के समान दर्जा देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होनी चाहिए और भारतीय लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इस प्रस्ताव को सहमति देने के लिए मैं भारत के कानून मंत्री के रूप में भारत के हितों के खिलाफ एक विश्वासघाती बात होगी या कभी नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पे उनका साफ कहना था कि हम जो है आपके खाने पीने की चीज़ें दें, सड़क निर्माण कराएं, आपकी सुरक्षा प्रदान करें, और हमें जो है या हम जो भारतीय लोग हैं उनका कश्मीर के ऊपर कोई अधिकार ना हो। तो इस तरह की जो है बातें जो है कश्मीर को लेके नहीं हो सकता है, जो कि बातें 370 में थी। तो इसी वजह से जो आर्टिकल 370 था, जो स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर को, उसके एकदम खिलाफ थे। लेकिन जो शेख अब्दुल्ला है प्राइम मिनिस्टर, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, उनके साथ मिलकर ठीक है फिर इस बात को मना लेते हैं। ठीक, तो एक से ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 370 के बिल्कुल विरोधी थे भीमराव अंबेडकर। अब हम आगे बात करते हैं। अगर समान नागरिक संहिता के बारे में बात किया जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में अंबेडकर का यह मानना था कि इसको जो है लागू होना चाहिए। ठीक है, तो अंबेडकर ने एक समान नागरिक संहिता को अपनाने की सिफारिश करके भारतीय समाज में सुधार करने की अपनी इच्छा तो प्रकट की थी। ठीक है, और 1951 की डेट याद रखिएगा। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल, मतलब कि हिंदू संहिता विधेयक के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तो हिंदू कोड बिल वो लेकर आए थे, चूंकि उस समय ध्यान रखिएगा भारत के प्रथम कानून मंत्री ठीक भीमराव अंबेडकर ही थे। तो 1951 में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कानून मंत्री कौन थे, तो वो थे भीमराव अंबेडकर। वह जो है हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, जिसको हिंदू संहिता विधेयक भी बोला जाता है। इसको जो है रोक दिया गया और रोके जाने पर अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, मार्च 1952 में उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और इसके बाद उनके मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे। एक चीज ध्यान देना है कि अगर हिंदू कोड बिल उस समय पास हो गया होता तो यह बिल संबंधित था महिलाओं के इक्वेलिटी से। ठीक है, जेंडर इक्वेलिटी की बात इसमें की गई थी, महिलाओं के उत्तराधिकार के जो राइट्स हैं उसकी बात की गई थी। तो जो वीमेन एम्पावरमेंट है, अगर 1951 में हिंदू कोड बिल आ गया होता तो वीमेन एम्पावरमेंट जो है आज की डेट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपनी मजबूत स्थिति में होता। तो ये जो है काफ़ी जो है ओपन माइंडेड विचार था भीमराव अंबेडकर जी का।
और इसके साथ में अगर बात किया जाए तो इस्लाम में भी जो है बहुत सारी चीज़ें थी जिनका यो जो है वो विरोध करते थे। ख़ास तौर से जो पर्दा सिस्टम है उसका जो है इन्होंने पुरजोर विरोध किया था। तो महिलाओं के लिए बात की जाए, किसानों के लिए बात की जाए, श्रमिकों के लिए बात की जाए और दलितों के लिए तो सभी लोग जानते थे कि ये जो है काम करते हैं। तो एक्चुअली में अंबेडकर जो है वो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करते हैं जो कि दबला कुचला है, ठीक है, जो शोषित है। अगर हम लोग बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को लेके तो इसमें भीमराव अंबेडकर का जो है काफ़ी योगदान है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1921 की बात करते हैं, ठीक है। तो 1921 तक की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि उनका एजुकेशन सिस्टम हम लोगों ने देखा, ठीक, जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तो 1921 तक वह एक पेशेवर अर्थशास्त्री बन चुके थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा जो उनको पकड़ हो चुकी थी और इकोनॉमिक्स पर उन्होंने 3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें थीं वो लिख चुके थे। कौन सी थी? एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। दूसरी किताब थी द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और तीसरी किताब था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपे, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। तो भारतीय रिजर्व बैंक अंबेडकर के विचारों पर आधारित थी। इस बात को याद रखिएगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन चीज़ों को आपको देख के लग रहा है कि वो एक पॉलिटिशियन, मतलब कि पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल रिफॉर्मर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, ठीक, और समाज सुधारक की अगर बात करें तो सोशियोलॉजिस्ट भी हैं। तो मतलब कि इतनी बड़ी जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो व्यक्ति है, ठीक, वो वही हो सकता है जो इस तरीके की जो है ज्ञान का अर्जन किया हो। और हमें नहीं लगता कि भारत में जो है इनके इतना जो है शिक्षा ग्रहण करने वाला कोई व्यक्ति हो। और ये भी बात बोली जाती है कि इनके पास जो है 32 लगभग 32 डिग्रियां थीं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में उनकी शादी जो है वो राम जी उनकी जो शादी होती है वो रामाजी बाई से होता है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा विवाह है डॉक्टर शारदा कबीर से होता है, ठीक है। तो उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नई दिल्ली में अपने घर पर ही इनके साथ विवाह किया था। उनकी देखरेख के लिए डॉक्टर थी, ठीक है। तो दूसरा विवाह जो है उनका 15 अप्रैल 1948 को होता है। बौद्ध धर्म में परिवर्तन की बात किया जाए तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता, ठीक है, सविता और कुछ सहयोगियों के साथ जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ये जो शारदा कबीर हैं उन्होंने अपना नाम चेंज है शादी के बाद सविता रख दिया था, सविता अंबेडकर के नाम से वो जाने लगी। तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता और कुछ सहयोगियों के साथ जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये इनका बौद्ध धर्म में परिवर्तन था। एक्चुअली बौद्ध धर्म ग्रहण करते हुए, ठीक, इनका जो है ये नहीं था कि वो हिंदू धर्म का वो विरोध करते थे, ठीक है। एक्चुअली जो दलितों के साथ जो भेदभाव हुआ करता था या उनके साथ जो हुआ, ठीक, उससे वो जो काफ़ी दुखी थे। इस वजह से उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उस समय जो है उनको जो अन्य धर्म जैसे इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, यहाँ से जो है बहुत प्रलोभन दिए जाते थे कि आप हमारा धर्म जो है ग्रहण कर लीजिए। उसमें जो है करोड़ों रुपए तक की बात की जाती थी, ठीक। लेकिन अंततः उन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और बौद्ध धर्म को ही अपनाया। इनके निधन की बात करते हैं तो 6 दिसंबर लंबी बीमारी की वजह से डायबिटीज़ के जो है वो शिकार हो चुके थे, ठीक। तो 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का महापरिनिर्वाण नींद में दिल्ली में उनके घर में हो गया, ठीक है। तो उनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली वाले घर में हो जाती है। 14 अप्रैल को हर साल जो है अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर, धम्म चक्र परिवर्तन दिवस 14 अक्टूबर, जब वो जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं 14 अक्टूबर 1956 को। चैत्य भूमि मुंबई में बनाई गई है, दीक्षा भूमि नागपुर में, जहाँ पे उन्होंने जो है वो शिक्षा ग्रहण की, प्रारंभिक शिक्षा। भीम जन्मभूमि जहाँ पे उनका जन्म हुआ है वो महू है, ठीक। तो ये कुछ जो है वो शॉर्ट या संक्षिप्त जानकारी थी भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।